अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जोश एट पीक। हम जानते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है और उसका थर्ड पेपर जो है बाल अवस्था एवं विकास का थर्ड पेपर होने वाला है 23 को। तो उसके ही संबंध में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें कुछ बहुत ही बाल अवस्था मनोविज्ञान जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं, कुछ टॉपिक है, कुछ वन लाइनर्स है, कुछ इम्पोर्टेंस छोटे छोटे करके टॉपिक है जो आप बिल्कुल पढ़े होंगे। इसको बस एक नज़र देख लीजिए और इसमें से जो भी आप नहीं पढ़े हैं उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। मैं कुछ कोशिश की हूँ कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड पॉइंट आपके सामने रखूं और फिर उससे आप उसको देखें और देख कर जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको होती है पढ़ने के लिए। बेसिकली आप पढ़े भी होंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें क्या क्या है जिसमें हमको ज़्यादा फोकस करके जाना है और ज़्यादा हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से 3 विधियाँ होती हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसका मुख्य रूप से देखा जाए तो उसकी 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है निरीक्षण विधियाँ, दूसरा बी होता है मतलब या दूसरा होता है विवरण विधियाँ और तीसरा हमारा होता है मूल्यांकन विधि। जिसमें से मूल्यांकन विधियाँ जो होती हैं इसके भी अंतर्गत कुछ छोटे छोटे करके 1 2 3 करके ऐसे ऐसे पॉइंट है, उसको भी हमको देखना है। लेकिन अगर शिक्षण मनोविज्ञान की विधि पूछा जाए तो मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं, निरीक्षण विधियाँ, विवरण विधियाँ और मूल्यांकन विधियाँ। जिसमें से कह सकते हैं कि मूल्यांकन विधियाँ ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं ये ज़्यादा यूज होती है मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें क्या हो जाएगा, निरीक्षण विधियाँ क्या होती है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो विधि होती है वो यही विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, निरीक्षण विधि। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 3 विधियाँ ऑप्शन में दिया हुआ है और पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इसमें से कौन सी विधि है, तो आप बोलेंगे निरीक्षण विधि। ठीक है, अब इस निरीक्षण विधि के अंतर्गत भी कौन कौन से आते हैं, अंतर निरीक्षण विधि आती है, बहिर्निरीक्षण विधि आती है और प्रयोगात्मक विधि भी आती है। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं और इस पे भी आप एक एक नज़र डाल लेंगे, देख लेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो अंतर्निरीक्षण विधि यानी हमें अपने आप से निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप भी कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि खुद सोचते हैं कि अच्छा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है कि बेस्ट है, खराब है, क्या है। तो ये हो गया अंतर्निरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण करना अंदर से अपने आप का। ठीक है, वही निरीक्षण मतलब यही जो स्कूल में हमारे होते हैं, जो देखा जाता है, जो हमारे बाहरी जो व्यवहार होता है, जो परिवर्तन होता है उसको देख के कोई निरीक्षण करता है तो उसको बोलते हैं बहिर्निरीक्षण। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग करके हम किसी क्या करना, निरीक्षण विधि वो करना। ठीक है, तो हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे और इसमें मैंने राइटिंग बहुत गंदे तरीके से मैंने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा इसमें समझ में आए और आप देखें कि हाँ ये टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार है, मैंने कितना पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है विवरण विधियाँ। इस विवरण विधियाँ के अंतर्गत भी 4 5 मतलब 6 7 विधियाँ आती हैं। इसको भी आप अंदर इसके देख लीजिएगा कि क्या है, लेकिन मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन विधि में देखिए सबसे इसमें हमारा जो कह सकते हैं सबसे अच्छा विधि माना जाता है, कौन सा विधि माना जाता है, माना जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ विधि। जैसे कि एमसीक्यू, आपको भी पता है कि जो हमारा ओमार सीट होता है, जो हमारे एमसीक्यू जिस रूप में आप एग्जाम दे रहे हैं खुद बीएड का। ठीक है, सारे कंपटीशन लेवल भी सारे एमसीक्यू में होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो राइट आंसर तो राइट और रॉन्ग आंसर तो रॉन्ग। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ विधि। दूसरा हो गया प्रश्नावली, मतलब हम किसी बालक का क्या कर सकते हैं, अगर हमें जानना है किसी बालक का निरीक्षण करना है कि उसका वो कितना समझता है, वो कितना जानता है, तो हम उससे प्रश्न करके एमसीक्यू, जैसे आपसे देखा जा रहा है 40 एमसीक्यू करके कि आपने इस सब्जेक्ट को पूरे 6 महीने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना समझा है, कैसे समझा, इसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रश्नावली, प्रश्न पूछकर। ठीक है, वर्ग क्रम निर्धारण, रेटिंग यानी आप कर देते हैं ना, ये क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो कैसे करते हैं, क्योंकि उसका नंबर देख के उसका आईक्यू लेवल जो भी है। ठीक है, आप उसको लगातार जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ कौन से बच्चे तेज होते हैं, कौन बच्चे थोड़े से मॉडरेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया साक्षात्कार विधि। बिल्कुल ये तो सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं,
उसका साक्षात्कार लेके हम जानते हैं, इंटरव्यू जिसको बोला जाता है। ये नेक्स्ट हमारा हो गया प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि क्या करना, प्रोजेक्टर विधि। बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्टर विधि। तो ये सारा आपका किस में आता है, मूल्यांकन विधि आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इंपॉर्टेंट विधियाँ, आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आपको MCQ या आपको लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकता है, या तो 40 मार्क्स में या तो जो आपका 15 मार्क्स है उसमें। प्रयोगात्मक विधि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने भी फर्स्ट पेपर में जो सेकंड पेपर में हमने आपको बताया था, काफ़ी कुछ क्वेश्चन उससे मिला। जैसे मैंने कहा था प्रयोजन आप पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल प्रयोजन से क्वेश्चन आया था। फिर मैंने और 2-3 इसमें क्वेश्चन था, मैंने बोला था ये सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं क्लेम कर सकती कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने बोला था और सारे ही चले थे, लेकिन कुछ देखिए पढ़ाई हम ऐसा नहीं है कि एक तरीके से एक कहीं से पढ़ते हैं और झट से हमें वही सब आ जाता है। तो एग्ज़ाम का मतलब ही क्या होता है, एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल कई तरीके से हम सोर्स जो पढ़ते हैं, जो हमारे अंदर जो हमारे नॉलेज में होता है, सबका यूज़ करके हमारा प्रश्न पत्र जो होता है तैयार होता है, ठीक है। तो एक जगह से आप पढ़ के बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं पा सकते, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट विधियाँ में। फर्स्ट हो गया प्रयोगात्मक विधि, सेकेंड हो गया मनोविश्लेषण विधि, जिसको कि मनोविश्लेषण विधि किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ये सारी। फिर हमारा होता है इसको विकासात्मक विधि, क्या होता है ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आप तीनों क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारा हो गया यानी विधियाँ जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है प्रयोगात्मक विधि, दूसरा होता है मनोविश्लेषण विधि, एंड तीसरा होता है विकासात्मक विधि, ठीक है। तो यानी जो हमारी विधियाँ होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा आपको मे बी MCQ या 15 नंबर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक होते हैं वे विलियम जेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है विलियम जेम्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम कहा है, किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है सर्वप्रथम किसने, JB वाटसन ने, ठीक है। पहली प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की थी। तो जो हमारी पहली प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना की थी, पहली प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापना की थी, तो 1879 में की थी। कहाँ, ली जैम्पनी के शहर में 1879 में, और विलियम वुंट ने किया था, ठीक है। और इन्हीं विलियम वुंट को ही शिक्षा मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान किसने कहा था, तो वुंट ने कहा था, ठीक है। ये हो गया। अब आपका हो जाएगा लोगस का अर्थ क्या होता है। लोगस या साइकी आपका पूछ सकता है कभी कभी कि लोगस और साइकी का क्या अर्थ होता है। देखिए लोगस का अर्थ होता है ज्ञान और साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा उसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कथन आ गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कथन लिया है कि कौन कौन से जो हमारा कथन है वो सारा इंपॉर्टेंट है। विकास नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है, किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। विकास हमारा नियमित और क्रमिक प्रक्रिया, ये किसने कहा है, स्किनर ने किया। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है उसको डीप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन अवस्थाओं से क्वेश्चन 100% आपका पूछेगा। जैसे गर्भावस्था क्या हो गया, शैशवावस्था क्या हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ तो मैंने एक छोटा छोटा उसका व्यू रखा है, ठीक है, लेकिन आप इसके अंतर्गत भी एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक 2 बार, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ अगर शैशवावस्था कह रहा है तो शैशवावस्था के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यानी विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था जो 280 दिन का होता है या फिर 9 महीने का होता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट हमारा होता है शैशवावस्था। और देखिए अक्सर जो होता है ना हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि शैशवावस्था का जो उम्र होता है वो क्या माना गया। तो शैशवावस्था का जो उम्र माना गया वो जन्म से 6 वर्ष तक माना गया, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए कभी बोलता है कि विकास हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे बच्चों का विकास, ठीक है, बच्चों का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है क्या गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, क्या शैशवावस्था से स्टार्ट होता है, फिर बाल्यावस्था से। तो कोई कोई बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था से लगा देते हैं, नहीं वो रॉन्ग है। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसका विकास होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो पहले उसका सिर बनता है, फिर उसका धड़ बनता है, फिर उसका कह सकते हैं पेट, हाथ वगैरह सब बनता है। तो
यानी गर्भ अवस्था यानी 280 दिन भी क्या होता रहता है, डे बाय डे उसका डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होता रहता है। ठीक है, जब भी पूछे कि विकास कहाँ से होता है तो गर्भावस्था से ही शुरू होता है, न कि शैशवावस्था से। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हमारा पूछ सकता है कि शैशवावस्था का क्या उम्र होता है, तो शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 6 वर्ष तक होता है, यानी जब जन्म ले लेता है तब से और लेके 6 वर्ष तक। और ये भी पूछता है कि किस अवस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होती है, तो देखिए शैशवावस्था में जो हमारा विकास होता है सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, तो बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 से 12 वर्ष तक और विकास की गति इसमें धीमी होती है। बाल्यावस्था में जो विकास की गति होती है उसमें धीमी होती है और किशोरावस्था में जो विकास होता है और फिर क्या होती है, तीव्र हो जाती है। तो इसीलिए माना जाता है, देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस दो अवस्थाओं को बिल्कुल सेम माना गया है, तो एक तो माना गया शैशवावस्था को और सेकेंड माना गया किशोरावस्था। शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों को सेम माना गया। क्यों सेम माना गया, क्योंकि दोनों में जो बच्चों का विकास होता है ना बहुत ही तीव्र गति से होता है, और बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा सा धीमी गति से होता है। ऐसा नहीं कि विकास होता ही नहीं, धीमी गति से होता है। इसीलिए बोला जाता है कि विकास जो होता है ना चक्राकार होता है, चक्राकार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार विकास हुआ तो फिर होगा ही नहीं, या फिर विकास एक बार हो जाने के बाद फिर दोबारा नहीं होता। चक्राकार मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का उम्र कितना होता है, 21 से 40 साल। यानी अब देख लीजिए, गर्भावस्था 280 दिन का, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष का, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, या कभी कभी 18 न देके 21 भी दिया रहता है, और प्रौढ़ावस्था हो गया 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। एकदम से हम बिल्कुल फास्ट देखते जाएंगे, और आई होप, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि इससे आपको बिल्कुल फ़ायदा हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रक्षेपण विधि या परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग व्यक्तित्व का अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, आ सकता है कि जो आपका प्रक्षेपण विधि है या परीक्षण है ये कहाँ मतलब यूज किया जाता है, क्या इसको बुद्धिमापन में किया जाता है, क्या इसका विकास में किया जाता है, तो नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व के अध्ययन में। ठीक है, आप देखिए टीटी परीक्षण भी आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइए, टीटी परीक्षण क्या होता है। देखिए टीटी परीक्षण का प्रतिपादन, हमेशा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीटी परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था मॉर्गन एंड मुर्रे ने। ठीक है, कहीं कहीं मुर्रे दिया है, कहीं कहीं मर्रे दिया है, तो आप याद रखिएगा मॉर्गन और मर्रे। ठीक है, TET, जैसे मान लीजिए कि ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रेन में TT आती है तो क्या होता है, अगर आपके पास टिकट ना हो तो क्या सोचते हैं आप, अरे टिकट नहीं, मैं तो मर गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ टिक लगा के कर लीजिएगा कि TT परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, मॉर्गन और मुर्रे ने। यानी आपके पास अगर TT आ गया और आपके पास टिकट नहीं है तो आप बिल्कुल मरे से दिखेंगे। ठीक है, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या गया, थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थॉर्नडाइक का जो नियम है प्रयास एवं त्रुटि का, इसमें उन्होंने दिया है 3 प्रमुख दिया है और 5 गौण नियम दिया है। 3 प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो ये तीनों आप प्रमुख नियम भी पढ़ के जाइएगा और गौण नियम भी पढ़ के जाइए, क्योंकि ये आ सकता है कि बताइए कि इनमें से थॉर्नडाइक का कौन कौन सा जो है प्रमुख नियम है और कौन कौन सा कौन कौन सा आपका गौण नियम है। तो मान लीजिए सारा, हो सकता है कि सारा गौण देके उसमें से एक प्रमुख दे दे। ठीक है, या एक प्रमुख देके सारा गौण दे दे। ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ मैं प्रमुख वाला तो 3 जो होता है वो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन और 5 होता है। आप जब उनकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो आप जरूर, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं सारा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक ही लेके यहाँ पे बैठ के सारा आप लोग को, मैं बस वो चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं यहाँ बोल दूँ उसके बारे में आप फटाक से बुक निकालिए और उसके बारे में क्या करिए, पढ़ जाइए। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत हो गया। फिर उन्होंने हो गया, सीखने में प्रयास और भूल का सहारा लिया जाता है। इनके में जो नियम था उन्होंने बताया था कि सीखने में प्रयास और भूल का सहारा लिया जाता है, और ये बिल्कुल डेली लाइफ में भी ये सही बैठता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न करेंगे तो हम, जाहिर सी बात है, हम क्या हो सकते हैं, उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन हमको दोबारा प्रयत्न करता है, हो सकता है हम दोबारा भूल पाए, लेकिन अगर बार बार हम प्रयत्न करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बैठ जाएगी, फिर हम उस चीज़ों को क्या करेंगे, नहीं भूलेंगे। तो ये होता है हमारा सीखने और प्रयास का नियम। ठीक है, आई होप आप लोग समझ। देखिए अब थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए, तो कौन इस
3 प्रमुख नियम दिए थे। पहला हो गया तत्परता का नियम, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम और तीसरा हमारा हो गया प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? प्रयत्न और भूल के अंतर्गत आता है। या ये भी पूछ सकता है प्रयत्न और भूल का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। ये भी आ सकता है प्रश्न कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो भी हमारा आंसर होगा थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में, सिखाने के प्रयोग में कितने प्रमुख नियम दिए थे? तो 3 प्रमुख नियम दिए थे। फिर पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के नियम में कितने गौण नियम दिए थे? तो गौण मतलब सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी 3 और सेकेंडरी हमारा हो गया 5। ठीक है, अब वो जो हमारा 3 है वो कौन कौन सा है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब इसके अंतर्गत मैंने बिल्कुल जो की पॉइंट है एक एक लाइन वो मैंने दे दिया है और बिल्कुल आप इसको देख लीजिए और इसको बुक से भी जरूर इनका पढ़ के जाइएगा थॉर्नडाइक जी को। ठीक है, तो तत्परता का नियम यानी किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार, ठीक है, तैयार होना, यानी किसी चीज़ को हम, अब मेरे अंदर यही नहीं है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर वो आपको आएगा कैसे? ठीक है, अब आपको बाइक चलानी सीखनी है, आपको स्कूटी चलानी सीखनी है तो आप कभी स्कूटी पकड़ेंगे ही नहीं, स्कूटी पे जाएंगे ही नहीं, प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो कैसे आप सीखेंगे? तो ये होता है, यानी किसी चीज़ को सबसे पहले अगर किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो उसको क्या करना है? आप खुद को तैयार कीजिए उसके प्रति, हाँ कि हमें सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? अभ्यास का नियम। अभ्यास मतलब क्या? आपको पता है, अभ्यास तो सबको पता है। अगर हम किसी भी चीज़ को, ऐसा थोड़ी स्कूटी मैंने एक दिन चलाया, एक दिन खुद को तैयार किया, अब बस 2 महीना घर पे रह गए, फिर हम सीधे निकले 1 महीने बाद और स्कूटी हम बिल्कुल चलाने लगे। बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, पता चलेगा वैसे ही आप, कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी हमने खुद का मन बनाया है तो हमें उसको क्या करना है? डेली डेली थोड़ा थोड़ा लेके उसको चलाना है, तब एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप बिल्कुल फराटेदार सीख जाएंगे। वैसे ही पढ़ाई भी है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ सीधे एग्ज़ाम आया मैं उसी दिन पढूं और बिल्कुल यूट्यूब देख लूँ, बुक देख लूँ, कॉपी देख लूँ, जितना नोट्स मैम का है वो देख लूँ और बिल्कुल मेरा पेपर 10/10 होगा या फिर 100/100 होगा। नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। हमेशा पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप डेली डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तब जाके वो आपका पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया प्रभाव का नियम। प्रभाव मतलब क्या हो गया? मतलब बच्चों, यानी प्रभाव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आपके ऊपर इफेक्ट। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अब भाई क्यों पढ़ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है आप सबको क्या पानी है? जॉब पानी है, सरकारी नौकरी पानी है, सरकारी टीचर बनना है, तभी तो आप बीएड कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोई बोला कि हाँ, कि बोल रहा है कि जाइए बीएड कर लीजिए, तो आप नहीं करेंगे। क्यों? जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, जब तक आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी और बिल्कुल मैं आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कल ही एग्ज़ाम है तो मैं फटाक हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखिए फादर ऑफ मनोविज्ञान। फादर ऑफ मनोविज्ञान कौन है? यानी मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। बिल्कुल राइटिंग पे मत जाइएगा, मैंने बहुत रफली राइटिंग यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे घर बिल्कुल शादी है, 18 को ही शादी थी मेरे ही भाई का, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि 1-2 वीडियो आप लोग के लिए मैं उसको डाल दूँ ताकि आप लोग का कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए फादर ऑफ मनोविज्ञान क्या है? अरस्तु हो गए। प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, यानी जो प्रयोगशाला स्थापित किया था विलियम वुंट ने, वो कब किए थे? तो 1879 में किए थे। और कहाँ किए थे? ली जेम्पनिक नाम एक शहर है, वहाँ किए थे। और किसने किया था? तो विलियम वुंट ने किया था। मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंट को, बिल्कुल कहा जाएगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो जाहिर सी बात है जो हमारा प्रयोगात्मक है, क्योंकि प्रयोगशाला में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होगा उसका पिता भी किसको माना जाएगा? विलियम वुंट को माना जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है और बिल्कुल आएगा ही। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है थॉर्नडाइक को। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रूसो को। आपको पता है कि बोला गया है कि जितनी भी शिक्षा होती है उसका विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है, यानी जितना भी शिक्षा दे, क्योंकि अगर मनोविज्ञान आपके पास नहीं है, मनोविज्ञान का मतलब होता है कि आप किसी बच्चे को क्या, उसकी साइकोलॉजी, उसके जो अंदर जिस तरह से वो सीखना चाहता है, उसके व्यवहार को, उसके अंदर
निहित जो एक कह सकते हैं जो उसके अंदर है पोटेंशियल, उसको आपको निखारना है। इसलिए टीचर बनना दुनिया का सब कह सकते हैं ना कि टीचर भले ही पैसा कम कमाते हैं या जो भी है, मैं और कुछ तो नहीं बोल सकती, बल्कि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग कर सकते हैं। आपके पास अच्छी नॉलेज है तो बहुत आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि शिक्षा क्या होता है, बहुत गंभीर चीज़ें हैं, उन्हीं के पास ये ठहर सकता है जिनके पास क्या ठहराव है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी इधर उधर हम ले ले शिक्षा और वो हमारे अंदर ठहर जाएगी, नहीं, बहुत ही क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब ये सारी बातें तो हो गई। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स हो गया। मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, रूसो को दिया जाता है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा है व्यवहार में परिवर्तन। जब भी बोले शिक्षा क्या है तो आप बोलेंगे व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा क्या है, शिक्षा है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या है कि व्यवहार में आज आपने कुछ सीखा, कल आप कुछ और सीख रहे हैं, परसों आप और ज़्यादा सीख रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। यानी दिन पे दिन आप और बेहतर होते जा रहे हैं और आपके माइंड में अच्छी अच्छी चीज़ें, ज्ञान आता जा रहा है और आप दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो यही कि शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए बुद्धि, बुद्धि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बुद्धि का सिद्धांत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बुद्धि आप पढ़ के जाइएगा। आईक्यू लेवल क्या होता है ये मैंने पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने बता दिया था। और बिल्कुल मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत फास्टली पढ़ाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिट करता है, आपके लिए अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिस पे भी आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, बुद्धि में कौन कौन से सिद्धांत है और किसने किसने दिया, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो वीने ने दिया था। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, वीने ने दिया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। देखिए याद करने का मैं तरीका बता दे रही हूँ। बुद्धि एक कारक, कारक वीने मतलब किसी के बिना, एक कारक होता है ना, तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो सकता, बिना मतलब एक ही कारक के बिना एक काम नहीं हो सकता, यानी दो कारक चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप याद सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक, द्विकारक मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या याद कर लेंगे, स्पीयरमैन, स्क्वायर स्पीयर, स्क्वायर स्पीयर, यानी बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयर ने, यानी स्पीयर से स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। तरल एवं ठोस, आपको पता है आपको पता है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आरबी कैटल ने। इसका भी याद करने का बहुत आसान तरीका है। कैटल, कैटल मतलब होता है केतली, और तरल चाय कैसा होता है, तरल होता है, तो तरल एवं ठोस, ठीक है, कैटल। ठीक है, हमारा कैटल यानी जो हमारा केतली होता है ठोस होता है, और उस ठोस के अंदर क्या होता है, चाय, और चाय क्या होती है, तरल। तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आरबी कैटल ने। समूह कारक का सिद्धांत ठीक किसने दिया था, तो ये है थ्रस्टन, ये थ्रस्टन है। कहीं कहीं थ्रस्टन ऐसे लिखा हुआ है, कहीं कहीं थ्रस्टन ऐसे लिखा हुआ है। तो आप जो भी बस इतना जान लीजिए कि बुद्धि के सब आगे यहाँ बुद्धि लिखा हुआ है, कहीं कहीं मैंने लगाया है, कहीं कहीं मैं नहीं लगाई हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो पूरा ये पढ़ेंगे कि बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था, तो थ्रस्टन ने दिया था। या फिर आप पढ़ेंगे कि बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया था, तो आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, पीएमए किसके अंतर्गत आता है, यानी पीएमए पूछ सकता है कि क्या ये बुद्धि के अंतर्गत आता है, बुद्धि मापन में होता है, या फिर व्यक्तित्व मापन में होता है, या प्रेरणा में होता है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे पीएमए का जो संबंध होता है वो किससे होता है, बुद्धि से होता है। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, देखिए बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अगर इसको और डीप आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे जो संगीत में बुद्धि जो होती है वो उनके अंतर्गत होती है, जो संगीत सीखते हैं या जो संगीत गाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के अंदर क्या होता है, डॉक्टर के अंदर एक होता है, हम कह सकते हैं चेतना। इस तरह करके बहुत सारे 8 प्रकार के हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन जो होता है, गणितीय बुद्धि होता है, जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, तो उनमें होता है गणितीय बुद्धि या सांख्यिक बुद्धि। तो इस तरह हो सकता है। तो अगर कोई पूछे कि
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल आपका टाइम मैं नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं, कोई टेंशन ना ले। मैं जानती हूँ कि ये एग्ज़ाम आप लोग को थोड़ा सा टफ तो आ रहा है, मैंने भी पेपर देखा था, बहुत टफ। जिसने साल भर पढ़ा है उसके लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि मैं भी बच्चों से मिलती हूँ, मैं जानती हूँ कि हाँ बच्चे कब पढ़ते हैं, कब राजन लेके आते हैं और कब राजेंद्र लेके आते हैं, कब क्या यूपीएच लेके आते हैं, कब क्या। उसी समय आप लोग का एग्जाम, तो कब कितना आप लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत हमको तो पता ही है, ठीक है। तो जो बच्चे सीरियसली पूरे 6 महीने अच्छे से पढ़े तो उनके लिए तो कोई टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं अराउंड 1 महीने के अंतर्गत या 15 दिन के अंतर्गत जो जगते हैं ना, उनके लिए बेसिकली एग्ज़ाम टफ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अभिवृद्धि व विकास में अंतर पढ़ लीजिएगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या है। अभिवृद्धि मतलब वही, अभिवृद्धि मतलब जो मूर्त हो, मूर्त अमूर्त समझते हैं ना, मूर्त मतलब जो हम देख सके, अमूर्त माने जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो अभिवृद्धि व विकास में अंतर पढ़ लीजिएगा। अभिवृद्धि मतलब वही आप लगा दीजिएगा बिल्कुल मूर्त से, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, ये हो गया। विकास वो होता है जो हमारे माइंड होता है, माइंड के अंदर होता है, जो छुपा होता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे मान लीजिए, कैसे पता चलेगा कि आज आपकी बुद्धि कितनी थी, परसों आपकी बुद्धि कितनी है? क्योंकि बुद्धि क्या है आपका? अमूर्त है, ठीक है। बुद्धि क्या है आपका? अमूर्त है। आप बुद्धि को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। बुद्धि को आप क्या कर रहे हैं? नहीं देख पा रहे। ये हो गया। अब हो गया हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा हो गया, हाँ, बालक को भावी जीवन का दर्पण किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा ये था कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? बालक के भावी जीवन का दर्पण किस अवस्था को कहा गया है? तो बालक के भावी जीवन का दर्पण कहा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है। अब देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। विकास का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना भी सिद्धांत है सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेनले, मैंने पिछले वीडियो में विकास का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टेनले हॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है उनका स्टेनले हॉल का, बिल्कुल रट लीजिए और बिल्कुल 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा, ठीक है, तो ये किशोरावस्था यानी जो भी स्टेनले हॉल ने कहा है, कभी कभी ये भी आ सकता है कि किस अवस्था को बड़ा ही संघर्ष और तनाव और तूफान विरोध की अवस्था माना गया है? तो किशोरावस्था को। या फिर ये पूछ सकता है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये कथन किसका है? तो स्टेनले हॉल का। दो तरह से क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, हम लोग कहाँ थे? यही थे ना, ठीक है। स्टेनले हॉल, ठीक है। विकास, ये हो गया हाँ, स्टेनले हॉल हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे स्टेनले हॉल का कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों आपको पता चल गया कि ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। और बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान किस अवस्था के लिए कहा गया? तो किशोरावस्था के लिए कहा गया। किशोरावस्था देखिए 2 साल तक, 2 टाइप्स की इसमें होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है पूर्व किशोरावस्था और एक होता है उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष होता है। जो आपका उत्तर किशोरावस्था होता है वो आपका होता है 17 से 19 वर्ष की आयु, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? समाज विरोधी का अवस्था क्या है? किस अवस्था को कहा गया? ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए समाज विरोधी का अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था को कहा गया। अब क्यों समाज विरोधी कहा गया? क्या वो आतंकवादी बन जाता है? नहीं। समाज विरोधी कहने का मतलब ये है कि जब भी जो छोटा बालक होता है, मतलब बालक नहीं, अब तो यहाँ तो किशोरावस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए जब गार्जियन कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है, तो नहीं, उस बाल्यावस्था में होते हैं तो ठीक है, मान जाते हैं, ठीक है, मम्मी ने कहा डॉक्टर, पापा ने कहा इंजीनियर, जो भी बोल रहे हैं तो वो हम बन जाएंगे। लेकिन जब वो किशोरावस्था में जाता है, जब वो 16-17 साल का होता है, तो वो अपना खुद तय करता है कि मुझे क्या बनना है। तो वही कहता है कि नहीं, अपना ओपिनियन रखता है कि हाँ मुझे ये बनना है। अब वही कोई इसका विरोध करता है तो सीधे क्या करता है, मतलब उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है कि नहीं मुझे
विद्रोह करने लगता है समाज से, अपने घर के परिवार के बदले में, और बिल्कुल वो कहता है कि मुझे यही करना है, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि समाज विरोधी की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है हॉरलॉक ने। ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट कथन है, इसको भी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा कहीं नोट डाउन करके, और 1 से 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा। बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल कहा है, किसने? हॉरलॉक ने कहा है। समूह की आयु किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है बाल्यकाल को। समूह की आयु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यकाल को। ठीक है, देखिए बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल किसे कहा है? हॉरलॉक ने। ठीक है, कथन भी आ सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है या किस काल को कहा गया है, तो ये होगा बाल्यकाल। ठीक है, समूह की आयु कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? बाल्यकाल को। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किशोरावस्था को एक शब्द में परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगर किशोरावस्था को एक शब्द में परिभाषित करें तो वो उसको कहा जाता है ओवरऑल परिवर्तन, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो सारी चीज़ें हमारी बहुत क्या होती है, बिल्कुल नई होती है। बाल्यावस्था से बिल्कुल हम टोटली क्या होते हैं, किशोरावस्था में जाते जाते डिफरेंट हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकली डिफरेंट हो, चाहे वो माइंडेड डिफरेंट हो, बिल्कुल हमारे पास अपना ओपिनियन आ जाता है, हम सारी अमूर्त चीज़ों को अपने तरफ से सोचने लगते हैं। बिल्कुल अब कोई हमें आके यही नहीं बता सकता कि हाँ तुम चिड़िया उड़ गई तो मान लेते हैं हाँ चिड़िया उड़ गई, चिड़िया है तो मान लेते हैं चिड़िया है, नहीं। बिल्कुल किशोरावस्था में जाते जाते आपका खुद का क्या होता है, ओपिनियन बन जाता है। तो ये बोलते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारा किशोरावस्था है वो क्या है, एक परिवर्तन। अगर उसको एक शब्द में बोला जाए तो परिवर्तन, या कहा जाए कि परिवर्तन किससे संबंधित है, किस अवस्था से, तो आप बोलेंगे किशोरावस्था से। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, विकास का सिद्धांत, बिल्कुल पियाजे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, हम इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी आप इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि इसमें की संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के अनुभव का अंतःक्रिया है, या ठीक है, यानी पियाजे ने यही बोला। बिल्कुल आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइन नहीं याद रखना है, जब भी बोले कि समाज और विकास की अंतःक्रिया का बात किसने किया है, तो पियाजे ने कहा है। ठीक है, ये विकास के व्यक्ति की जन्मजात संरचना, नहीं बोल रहे हैं कि जो बालक होता है ना उसके अंदर कुछ समाज से उतना नहीं लेता है, उसके अंदर कुछ एक यांत्रिक गुण होता है, उस गुण से ही वो सारी चीज़ें क्या करता है, सीखता है। तो आप कह सकते हैं कि विकास व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के अनुभव का अंतःक्रिया है, यानी जो व्यक्ति होता है, एक तो जो उसके अंदर जन्मजात जो सीखने की होती है, ठीक है, ललक या फिर यांत्रिक गुण कुछ कह लीजिए वो, और फिर प्रक्रियाएं वातावरण का, दोनों मिला के अंतःक्रिया होता है क्या, इंसान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, जो पियाजे ने दिया था, ये संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जो पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास की इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट हमारा होता है संवेदीय पेशीय अवधि, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अवधि बोलिए या अवस्था बोलिए, यानी फर्स्ट ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है संवेदीय पेशी अवधि, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवधि, थर्ड हमारा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवधि, और जो हमारा 4 होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवधि। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो अवधि या अवस्था जो भी कह लीजिए, इनके सामने जस्ट इनका ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवधि को कितने वर्ष तक माना है, कितने वर्ष के बच्चों तक को माना है, तो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, या 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे। तो इनका ये जो 4 अवस्थाएं हैं वो याद कर लीजिए। संवेदीय पेशी अवस्थाएं या संवेदी पेशी अवधि कितना वर्ष? 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष, मूर्त 6 से 12, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक बुक कह लीजिए या औपचारिक कर लीजिए, तो ये होता है 12 से लेके कह सकते हैं कितना तक, इसमें क्या दिया हुआ है, 12 से ऊपर या 12 से लेके आप 21 तक, इतना तक मान सकते हैं। ठीक है, ये अब इसका अलग हर अवस्था का एक स्पेसिफिक गुण है,
वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो संवेदी पेशी में देखिए नाम से भी कुछ कुछ आप पता लगा सकते हैं। संवेदीय पेशी मतलब वो जो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होगा, क्योंकि जो कह सकते हैं वो 0 से 2 वर्ष है, तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या कर सकता है, बहुत चीज़ें अपना पेशी जो भी आपके भावनाएं होंगे या फिर रो के अपने हाथों से इशारा करके उससे बता रहा होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवधि 2 से 6 वर्ष, यानी वो बाल्यावस्था में है, ठीक है। बाल्यावस्था से थोड़ा सा कह सकते हैं पूरे बाल्यावस्था में है, तो वो थोड़ा थोड़ा लगेगा घर से निकलने, ये हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब ये हो गया, मूर्त संक्रिया मतलब चीज़ें, कुछ चीज़ों को समझने लगेगा, मूर्त चीज़ों को देख के समझने लगेगा, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक क्या होगा, वो अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अमूर्त चीज़ों को भी क्या कर रहा है, देख के सीख जा रहा है या फिर सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है वुडवर्थ का, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और याद करना भी बहुत आसान है, गुणनफल वुडवर्थ, गुणनफल गुड़ उड, गुड़ उड, गुड़ उड, ऐसे करके याद कर लीजिए। बिल्कुल कथन सारे मैं जानती हूँ कथन बहुत सारे हैं, आप लोग को शिकायत रहती है कि मैम कथन नहीं याद होता है, क्या करें। तो बिल्कुल कुछ एक छोटा सा उसका कीवर्ड निकालिए और फिर किसी तरह उसको एक दूसरे से अटैच करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है, किसका कथन है, तो वुडवर्थ का, गुड़ और उड से ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आत्मा का विज्ञान किसने माना है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा मनोविज्ञान है, पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए मैंने छोटा छोटा पॉइंट करके लिखा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको छोटा बनाने की कोशिश की, ताकि छोटे में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आ सके उसमें, ठीक है। कह सकते हैं मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किसने माना था, ठीक है। अरस्तु ने माना था, डेकार्ट ने माना था और प्लूटो ने माना था, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस किस साइंटिस्ट ने कहा है या किसने किस किस मनोविज्ञान ने माना है, ठीक है। तो आत्मा का अगर बोले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, डेकार्ट, प्लूटो ने माना है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान डेकार्ट, पेम्पोलॉजी या पेम्पोनोजी, ये इन्होंने माना है। चेतना का विज्ञान किसने माना है, तो चेतना का विज्ञान माना है विलियम वुंट ने, ठीक है। जो प्रयोजनवाद जो लैब आपने दिया था इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और विलियम ने, यानी विलियम वुंट और विलियम, 2 लोगों ने। फोर्थ जो हमारा आता है वो व्यवहार का विज्ञान, यानी यही आज हमारा चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए, एक वुडवर्थ की बहुत ही फेमस लाइन है, उन्होंने बोला था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा को खोया, अपने आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया और व्यवहार को क्या किया, धारण किया। यानी मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का मनोविज्ञान माना गया, फिर मन का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान माना गया, फिर जाके माना गया व्यवहार का विज्ञान। और ये सबसे सुटेबल और लॉजिकल सबको लगा कि हाँ ये ठीक है। यानी हम किसी का बेसिकली किसी के व्यवहार का ही अध्ययन तो करते हैं, जब हम किसी को शिक्षा देते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो हमें यही तो देखना होता है ना कि आज मैंने पढ़ाया तो कल उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, कल मैंने पढ़ाया तो परसों उसके व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ। तो डेट इज कॉल्ड द मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और ये किसने कहा, जेबी वॉटसन ने, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई कहता है ना व्हाट बिहेवियर, मतलब किसी का अगर बिहेवियर जो होता है ना बहुत अच्छा रहता है ना, तो हम कहते हैं व्हाट नेचर, मतलब तुम्हारा क्या नेचर है, बहुत अच्छा तुम्हारा नेचर है। तो ऐसे कुछ कुछ राइमिंग ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे, और मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं नहीं कहती हूँ बीच में बार बार, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि कहना, और बिल्कुल आप लोग को लगेगा कि हाँ मेरे लिए यूज़फुल है तो आप खुद कर देंगे, इतने तो सब में हम लोग के अंदर होता ही है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बुद्धि क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा ब्लर आ गया है, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ, आप बिल्कुल समझिएगा। बुद्धि और भी जगह आया था, बुद्धि का मैंने कुछ पॉइंट यहाँ भी लिया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्धि देखिए, बिल्कुल लिखने पे राइटिंग पे मत जाइएगा, वो थोड़ा मैंने PDF बना रही थी तो थोड़ा मेरा पेज जो भी था स्लाइड इधर उधर हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को पढ़ के बहुत अच्छे से समझा दूँ, और आप इतने बड़े तो हैं ही, समझ जाएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया,
थोड़ा सा बोलते बोलते होता है ना कि आवाज़ थोड़ी सी वो हो जाती है। चलिए, हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे और ना ही मैं पानी पीने जाऊंगी, आपको पढ़ा के ही अब जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए बुद्धि क्या होता है। बुद्धि के बारे में बीने ने सर्वप्रथम बताया, यानी बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, बीने ने बताया, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, कहा यदि ज्ञान है तो वो बुद्धि है। अगर इस तरह कथन करके भी ये पूछ सकता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक लाइन में लिखा है, लेकिन आप ये बोल सकता है कहीं, यदि ज्ञान है तो वो बुद्धि है। किसने कहा है, ये कहा है किसने, बीने ने, ठीक है। अब होता है बुद्धि। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ये पढ़े होंगे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या है मैम, इसके अंतर्गत सॉरी, इसके अंतर्गत क्या है या इसके अंदर क्या है। तो बिल्कुल मेरा गला सूख रहा है और मैं बिल्कुल भूल गई यहाँ पानी लेकर बैठना, ठीक है। तो आई होप आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आवाज़ में भी थोड़ा सा अगर इधर उधर लगे तो, क्योंकि लगातार मैं आधे घंटे से बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि हमारा क्या हो गया, मूर्त बुद्धि मतलब मूर्तिकार। मूर्त बुद्धि वो बुद्धि होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, साहित्यकार और लेखक। वो क्या क्या मन में सोचते रहते हैं, क्या सोच कर लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, अमूर्त बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि मतलब क्या होता है, जो समूह में बात करते हैं, जैसे नेता हो गया, नेता तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। तो ये तो इस तरह मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामूहिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रमुख शिक्षण विधियों के जनक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको अजीबो गरीबों में लिख दिया है, तो आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। थोड़ा सा नो डाउट थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो रही है आप लोगों को, अब मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसा है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रमुख शिक्षण विधियों के जनक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आगमन और निगमन विधि के जो जनक होते हैं वो कौन है, अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। जो प्रश्नोत्तर विधि होता है उसके जनक कौन है, उसके जनक है सुकरात, ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है एक एक नंबर में, ठीक है। बिल्कुल ये जनक वाला कथन और भी 2-3 चीज़ें जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो आगमन और निगमन विधि का जनक अरस्तु होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को कहे जाते हैं। जो प्रोजेक्टर शिक्षण विधि है उसके जनक कौन होते हैं, उसके जनक होते हैं किलपैट्रिक होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा प्रोजेक्टर विधि है, शिक्षण विधि, सबके अंदर शिक्षण विधि लगा हुआ है, बिल्कुल मैं बार बार उसको भले ही लिखी ना हूँ लेकिन मैं बोल दे रही हूँ। आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात, यानी प्रोजेक्टर शिक्षण विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक। खेल शिक्षण विधि के जनक कौन है, कोल्डवेल कुक, ठीक है। देखिए खेल में और कह सकते हैं इसमें किंडरगार्टन दोनों में अंतर है, क्योंकि बच्चे कभी कभी खेल में फ्रोबेल को लगा देते हैं और किंडरगार्टन में कोल्डवेल कुक को लगा देते हैं। देखिएगा दोनों में, यानी खेल के जो शिक्षण विधि है उसके जनक कौन है, कोल्डवेल कुक हैं, ठीक है। और डाल्टन शिक्षण विधि के जो जनक है वो कौन है, हेलेंडिन हॉल है, ठीक है। हेलेंडिन हॉल है, देखिएगा भले ही दिखे ना, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइड ब्लर भी हो गया और थोड़ा सा बेंड हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो हर्बर्ट शिक्षण विधि किसने दिया था, तो हर्बर्ट शिक्षण विधि हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। और किंडरगार्टन जो कह सकते हैं शिक्षण विधि किसने दिया था, तो ये दिया था फ्रॉवेल ने। बिल्कुल आप किंडरगार्टन जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्रॉवेल याद रखिएगा, ठीक है। मॉन्टेसरी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन जो है हमारा शिक्षण विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि जिसकी खोज आर्मस्ट्रांग ने किया था, इसको खोज विधि भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मनोविश्लेषण विधि के जनक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं इनको, सिगमंड फ्राइड के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण विधि के जनक किसको कहा जाता है, तो सिगमंड फ्राइड को या फिर
फ्राइड लिख के आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एकदम सबसे लास्ट हमारा क्या है, संवाद विधि के जनक कौन है, यानी संवाद या संवाद जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो, ठीक है। एक बार और मैं जल्दी जल्दी बोल दे रही हूँ, ठीक है। आगमन व निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, खेल शिक्षण विधि के जनक कोल्डवेल कुक हैं, डाल्टन शिक्षण विधि के जनक हेलेन हॉल है, ठीक है। अब हर्बर्ट शिक्षण विधि का जो जनक है वो हर्बर्ट ही हैं। किंडरगार्टन जो हमारा शिक्षण विधि है उसके जनक फ्रॉबेल हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के जनक जो है वो मारिया मॉन्टेसरी हैं, वो इटली की क्या थी, एक शिक्षिका थी, ठीक है। ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। और ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि को ही खोज विधि कहा जाता है, खोज शिक्षण विधि, ठीक है। और मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है, तो फ्राइड या सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, संवाद विधि के जनक कौन है, तो ये हमारा हो गया प्लेटो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत 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 आप लोग के लिए है यूज़फुल हो, इम्पॉर्टेंट हो। आप लोग को मैं बिल्कुल प्रे करूँगी तो इसी में से आप लोग को मिल जाए बहुत सारे क्वेश्चन। और बिल्कुल ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।